मुंबई में वैक्सीन लगा चुके सिर्फ 0.23% लोग संक्रमित हुए हैं। 1 जनवरी से 17 जून तक करीब 40 लाख लोग वैक्सीनेशन की डबल डोज ले चुके हैं। 2.9 लाख लोग मतलब करीब 3 लाख लोगों में सिर्फ 26 लोग संक्रमित मिले हैं। बीएमसी के सीरो सर्वे से यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इसका जो निहितार्थ है वो ये है कि वैक्सीन आपको सुरक्षा निश्चित रूप से दे रही है, लेकिन उसका मतलब ये निकाल लेना कि अब वैक्सीन लगा लिया हमको इन्फेक्शन होगा ही नहीं, वो कतई गलत है। और यही धारणा लोगों को फिर से इन्फेक्शन की तरफ धकेल देती है। और अगर उस समय तक आपके पास कोई सीरियस कोमॉर्बिड कंडीशन है तो फिर आप वैक्सीन के सिर पर ठीकरा फोड़ते रहिए कि वैक्सीन लगवाई तो थी, फिर से क्यों हो गए। आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर तब भी नहीं छोड़ना, लेकिन वैक्सीनेट पहले करा लेना है। देखिए जरा, डेल्टा हारेगा वैक्सीन जीतेगा हम क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या है। 20% वैक्सीनेशन से क्या हुआ है, अमेरिका में 20% वैक्सीनेशन के बाद हर 3 महीने बाद नई लहर आ रही थी पहले, लेकिन अब क्या हो रहा है, 20% आबादी को सिंगल डोज वैक्सीन वहां लग चुका है। और उसकी वजह से क्या हुआ है, 5 महीने बाद भी अब तक लहर कही जाने वाली संक्रमण की स्थिति अमेरिका में नहीं आई है। मतलब वैक्सीन ढाल बनी है। फिर देखिए ब्रिटेन में क्या हुआ, 20% टीकाकरण वहां जब हो चुका उसके बाद केस गिरने शुरू हुए। 20% टीकाकरण हो जाने के बाद 65,000 जो केसेस आ रहे थे वो घटकर 10,000 केस, मैक्सिमम एट द मैक्स 14,000 केस, इसके आसपास, मतलब 60,000 से तो फिर भी बहुत कम ये इन्फेक्शन रेट देखने को मिल रहा है। और दूसरी लहर 3 महीने बाद, तीसरी लहर 4 महीने बाद इटली का केस, यहां भी 20% वैक्सीनेशन के बाद की बात हम कर रहे हैं। मतलब सिनेरियो इंप्रूव हुआ है वैक्सीन के बाद, ये हम ये बताना चाह रहे हैं। 20% वैक्सीनेशन के बाद इटली में टीकाकरण के बाद 3 महीने से केस लगातार वहां पर घटे हैं। मतलब उसमें अब उछाल देखने को नहीं मिल रहा, कमी ही देखने को मिल रही है। फ्रांस में देख लीजिए, 20% वैक्सीनेशन के बाद 4 महीने से नई लहर वहां नहीं आई है। भारत में नई लहर का खतरा नहीं है क्या उधर जो देखने को मिला उसकी वजह से हम ये नतीजा निकाल सकते हैं क्या कि यहां नई लहर का खतरा नहीं है। वैक्सीन का पहला डोज कितनों को मिला है, वैक्सीन के दोनों डोज कितने को मिले हैं, उसको देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। 25.98 मतलब करीब 26 करोड़ लोगों को पहला डोज मिला है। 20.95% पीपल आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड। 5.52 करोड़ लोगों को दूसरा डोज भी मिल चुका है, मतलब 4.45% वो बनाता है। मतलब अगर ये देख लें तो 20% वैक्सीनेशन जो हमारे यहां हुआ है उसके वही अगर हम दूसरे देशों में देखते हैं तो वो खासा कारगर हुआ है। डॉक्टर क्लेयर, क्या ये एक इंडिकेशन है हिंदुस्तान में अगली लहर के संदर्भ में? देखिए मेरे ख्याल में तो ये है कि पहली बात तो ये है, जो हम डेल्टा प्लस के केसेस की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल तो ये एटलीस्ट 10 गुना ज़्यादा है, क्योंकि ये तो टेस्टिंग पे डिपेंड करता है, सीक्वेंसिंग पे डिपेंड करता है। और मेरा अपना मानना है कि हिंदुस्तान में तीसरी वेव का खतरा बिल्कुल नहीं टला और उसकी रियल पॉसिबिलिटी है। उसको रोकने के लिए हमें पता है वैक्सीन तो हम कर रहे हैं, उसके लिए टाइम लगेगा। तो जब तक वैक्सीन नहीं हो जाता, ये जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हमें रखना है, उसको लोगों को पनिशमेंट करनी चाहिए। देखो, कार में बैठे बंदे की पनिशमेंट कर रहे हो आप, जो बाहर बंदा चल रहा है, मार्केट में चल रहा है, वो नहीं मास्क पहनता, तो उसको क्यों नहीं पनिशमेंट करते आप? ये पनिशमेंट में ना हिंदुस्तान के लोग नहीं मानते, जो मर्जी कर लो आप। ये बदकिस्मती है, लेकिन हमें इस पे जरूर सरकार को चाहिए कि सख्ती से पेश आए। अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें जरूर करना है, उसी से बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बचे। डॉक्टर क्लेयर ने बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन अपना दिया। हम लोग अगर हमारी जान बचाने के लिए भी हमको ये कहा जाए कि ये आप ये कोई एक अमुक चीज़ ज़रूर अपने पास रख लीजिएगा, इससे जान बचेगी, उस चीज़ को भी हम कहीं नीचे ड्रॉप करके आगे बढ़ जाएंगे। हमारी ये मेंटेलिटी है, हम चीज़ों की सीरियसनेस तब तक नहीं समझते जब एकदम आखिरी सांस नहीं लेने लगते। डॉक्टर हरमिंदर, लेकिन मैं आपके पास आना चाहता हूँ ये समझने के लिए, आपने बताया अब जो हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है वो बहुत कम लोगों का हो रहा है। 14-15 हज़ार बीमार अगर पड़ रहे हैं, 200 के आसपास हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। मॉर्टेलिटी के संदर्भ में ऑब्जर्वेशन क्या है अभी? नहीं, मोर्टेलिटी और भी कम है। और अभी एक स्टडी जिसमें आई थी कि जिसमें दोनों डोजेस लगी हैं, चाहे वो एस्ट्राजेनेका हो या फाइजर हो, मोर्टेलिटी बहुत ही कम है। तो कोई भी वेरिएंट आता रहेगा, लेकिन अभी तक जो भी वैक्सीन हैं कारगर सिद्ध हुई हैं। डेल्टा प्लस के लिए अभी स्टडीज चल रही हैं, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी मास वैक्सीनेशन करें। जैसे इवन 80% यहाँ की पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज लग चुकी है, फिर भी डेल्टा प्लस के 41 केसेस आते ही इन्होंने मास वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है दोबारा से। लास्ट वीकेंड पे विदाउट एनी बुकिंग, विदाउट एनी अपॉइंटमेंट, कोई भी आके 18 प्लस का आदमी पिछले 3 दिनों से वैक्सीन अपना ले सकता है। तो ये वैक्सीनेशन
ही और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, दो ऐसी चीजें हैं जो कि हमें कोरोना से बचाएंगे। डॉक्टर साहब एक बात और मैं समझना चाहता हूँ डॉक्टर हरमिंदर, मतलब अगर ये माना जाए जब ये अप्रूवल मिला दिसंबर जनवरी के आसपास से लेकर अब लगभग 5-6 महीने होने वाले हैं, क्या ये स्टडी भी चल रही है कि कितनी टिक रही हैं एंटीबॉडीज, कितने दिनों तक रह रही हैं शरीर में, कितने दिनों बाद बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी, डेल्टा प्लस जैसे मतलब ये आपकी लाइब्रेरी में नए जीनोम सीक्वेंसेस वहां पर पहुंच जाएंगे, क्या इसके लिए बूस्टर डोजेज कितने दिनों में आ जाएंगे, इसको लेकर भी कुछ खास चल रहा है क्या डॉक्टर हरमिंदर जो शेयर करना चाहें आप हमारे साथ? हाँ, इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक स्टडी चल रही है जिन्होंने अभी तक ये बताया कि एटलीस्ट 6 मंथ्स तक तो नेचुरल इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज रह रही हैं और वैक्सीनेशन के बाद भी एंटीबॉडीज अभी तक परसिस्ट कर रही हैं। दिसंबर से वैक्सीनेशन यहाँ स्टार्ट हुआ था, लेकिन हाँ अभी गवर्नमेंट देख रही है कि बूस्टर डोज आने वाले ऑटम में शायद देना पड़ेगा। अभी कुछ फर्म नहीं है बट इसके लिए स्टडीज चल रही हैं और बूस्टर जो है प्लान है ऑटम में। डॉक्टर राणा के पास मैं जाना चाह रहा हूँ। डॉक्टर राणा, अब थर्ड वेव कैसी होगी, कितनी होगी, इसको लेकर आपने जो 2 चीजें बताई, वैक्सीनेशन और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये तो हो गया आम लोगों के लिए। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए क्या किया जा रहा है डॉक्टर साहब? क्योंकि इस बार जो हमने सेकेंड वेव में देखा उसने तो कंपा दिया, अभी तक वो सिहरन गई नहीं है। आर वी इक्विप्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट वेव? जो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि सेकंड वेव से इतना डर हो गया है अब कि थर्ड वेव की पूरी तैयारी की जा रही है और तैयारी इतनी की जा रही है कि उससे ज़्यादा आएगी सेकंड वेव, बिकॉज यूरोप वगैरह में जो भी थर्ड वेव आई थी वो सेकंड वेव से ज़्यादा आई थी। तो हमारी तैयारियां सारे हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की तरफ से वैसे ही चल रही हैं कि इससे ज़्यादा तैयार होना चाहिए। और बाकी किसी का भी अनुमान है, हम तो सब चाहते हैं कि आए ही नहीं, पर जैसे डॉक्टर क्लेयर ने कहा आने की पूरी उम्मीद है क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी नहीं हुई है, तो हमें तैयारी करनी है और सारी तैयारी लगी हुई है, हम पूरे तैयार हैं। आप तो डॉक्टर राणा अगर ये कह रहे हैं तो आप आश्वस्त हो सकते हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने सेकंड वेव में जो हमारा एक्सपीरियंस उससे सबक लेकर अब पूरी तरह तैयार हैं, तो अब वो कंडीशन त्राहिमाम वाली तो देखने को नहीं मिलेगी जो सेकंड वेव में देखने को मिली, ये हम आश्वस्त हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर धीरज कौल, ये बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, ये कितना चैलेंजिंग है? देखिए, ये अपने आप को मतलब अपनी लाइब्रेरी को इम्प्रूव करते रहना, सीक्वेंसिंग के बाद नेक्स्ट बूस्टर डोज के लिए तैयार करना, इधर वैक्सीनेशन भी सबका इंश्योर करना कि 100% लोग वैक्सीनेट हो जाएं वल्नरेबल क्लास के, ये कितना बड़ा चैलेंज है? अमेरिका में ये चैलेंज है तो हिंदुस्तान में क्या होगा? देखिए, ये एनॉर्मस चैलेंज है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तभी हमने 100 साल तक ऐसी त्रासदी नहीं देखी। पहले देखी थी 1918 में स्पेनिश फ्लू में, पहली वेव 100%, दूसरी वेव 500, तीसरी वेव 250, चौथी, पांचवी, छठी छोटी छोटी ब्लेब्स। तब वैक्सीनेशन नहीं था। और ये भी जानना जरूरी है, तब लोग प्लेन से इतना कम्यूट नहीं करते थे, बहुत कम्युनिकेशन बहुत कम थी, स्प्रेड होने का चांसेस कम था। एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूं इससे पहले कि आपका जवाब दूं, बूस्टर डोज के ऊपर ऑलरेडी अमेरिका में काम हो रहा है और सितंबर अक्टूबर तक फाइजर, मॉडर्ना और J&J की आ जाने की पूरी इमरजेंसी ऑथराइजेशन यूज एप्लीकेशन की संभावना है। नंबर 2, काफी स्टडीज दिखा रही हैं कि अगर आप कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं तो तकरीबन 9 मंथ्स तक आपकी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज रहती हैं। 9 महीने तक प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। बूस्टर डोज में तेजी से काम हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई, जो मैंने डॉक्टर हरमिंदर से पूछा था, ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप डॉक्टर साहब। लेकिन एक बात, फ्लू की तरह क्या फ्लू वाले इंजेक्शन हर साल दिए जाते हैं, क्या फ्लू के साथ ही, फ्लू के साथ मिलाकर या उसके साथ करके भी कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, या अभी अलग अलग ही चलेगा मामला और हर साल बूस्टर डोज लगवाने पड़ेंगे? कोई स्टडी है जो बता रही है कोरोना कितना टिकेगा? हाँ, देखिए, एज ऑफ नाउ और वैक्सीनेशन हमें दिखा रही है, फाइजर और मॉडर्ना ने ऑफिशियली रिलीज किया है कि 9 से 12 महीने के बाद हमारी जो डोजेस इस साल की वैक्सीन है वो इफेक्टिव नहीं रहेंगी। वैक्सीन एस्केप को देखते हुए नई डोजेस बना रही हैं। हर साल एक बूस्टर डोज लगेगा। और एक बात आपको जान के खुशी होगी, नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीन, जिन्हें हम सेकंड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं, जो कि काफी और वेरिएंट्स को कवर करेगी, शायद 2 साल तक कवरेज दे, तो अगले 2 से 3 साल तक ये रहेगा। और हमारा डाटा दिखा रहा है कि उसके बाद ये फेड डाउन होगा, अगर ये मैनिपुलेटेड वायरस नहीं है तो। अगर ये नॉन मैनिपुलेटेड वायरस नहीं है तो, अगर ये बायो वेपन है जिसके बारे में हमने सैटरडे ही आपसे चर्चा की थी, तब फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।